नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फेक न्यूज की यह तीसरी कड़ी है। बड़ी चुनौती है कि कोई कैसे पता लगाए कि फेक न्यूज है या नहीं। राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर कई वेबसाइट मौजूद हैं जो न्यूज संगठन के भेष में आपके साथ छल कर रही हैं। भारत में इस तरह की कई वेबसाइट हैं और दुनिया भर में जिनके नाम इस तरह से रखे गए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई न्यूज पोर्टल है। दिक्कत यह है कि इनकी चोरी पकड़ लेने के बाद भी जो सफाई होती है वो उस झूठ का पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत दूर इनकी झूठ निकल चुकी होती है। फेक न्यूज खासकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा है। इसके जरिए कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, कहीं किसी दल के नेता को लगातार बदनाम किया जा रहा है। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहे और आपको याद रहे। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। 15 मई 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया की अमूल्या गोपालकृष्णन ने नेहरू को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर एक रिपोर्ट छापी। नेहरू भी फेक न्यूज वालों के तंत्र से नहीं बच सके। ये सारे फेक न्यूज थे कि जवाहर एक अरबी शब्द का नाम है, कोई कश्मीरी ब्राह्मण अपने बच्चे का अरबी नाम रख ही नहीं सकता। नेहरू के दादा गियासुद्दीन गाजी थे, मुगलों के कोतवाल थे जिन्होंने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया। नेहरू का जन्म इलाहाबाद की वेश्या टोली में हुआ। नेहरू ने एक कैथोलिक नन को गर्भवती कर दिया, बाद में चर्च ने उस नन को भारत से बाहर भेज दिया। नेहरू जीवन भर उस चर्च के आभारी रहे। पहले तो यह सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या आपने कभी व्हाट्सएप, इंटरनेट पर सर्च करते हुए नेहरू से संबंधित इस तरह के कबाड़, फेक जानकारी देखी है। इस वक्त जब भारत में प्रधानमंत्री दूसरे मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, तब पहले प्रधानमंत्री की वंशावली या उन्हें मुगल बताने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है। एक पूरा राजनीतिक तंत्र लगा रहा नेहरू के बारे में इस तरह की बातों को फैलाने में। साल भर से ज्यादा समय से चल रहा था, लेकिन जब अमूल्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया की इन तथ्यों की जांच की तब कुछ लोगों को यह बात पहुंची, क्योंकि तब तक फेक न्यूज के गिरोह से लड़ने वाला altnews.in नहीं आया था। YouTube पर भी नेहरू को लेकर इस तरह के कई कबाड़ वीडियो आपको मिल जाएंगे जिनमें फेक तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है। एक वीडियो का जिक्र है जिसमें टाइटल है, हिंदुस्तान का सबसे अय्याश आदमी बताइए, जिसे 40 लाख लोगों ने देखा है। मकसद है कि नेहरू की साख खत्म कर दी जाए समाज से, इतिहास से। नेहरू को लगातार बदनाम किया जा रहा है। नेहरू दुनिया में नहीं है, इसलिए 2019 में उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का कोई चांस भी नहीं है। फिर भी एक राजनीतिक तंत्र क्यों नेहरू को बदनाम कर रहा है? नेहरू के बारे में ऐसी गलत सूचनाओं को न्यूज की शक्ल में पेश किया गया ताकि लाखों लोग देख सकें और नेहरू के प्रति घृणा फैले। इनमें से अधिकांश फेक न्यूज था। मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो, अय्याश बता दो। एक वीडियो में बताया गया कि नेहरू की मौत एड्स से हुई है। जैकलिन केनेडी से लेकर मृणाली साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश बताया गया। फोटोशॉप का इस्तेमाल हुआ। विकिपीडिया में नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को लेकर जानकारियां बदल दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के प्राणेश प्रकाश के हवाले से लिखा है कि सरकार के आईपी एड्रेस से यह बदलाव किया गया। 24 जनवरी 2016 की scroll.in की एक खबर है, जब नेताजी के पेपर सार्वजनिक किए गए बंगाल चुनाव के संदर्भ में, तो उनमें से कुछ भी खास नहीं निकला। अब तो चर्चा भी नहीं है, मगर उसके हवाले से नेहरू के नकली पत्र बनाकर व्हाट्सएप के जरिए बांटा जाने लगा कि नेहरू ने नेताजी को युद्ध अपराधी कहा था। पत्रकार तक इसके झांसे में आए। जब पता चला तो ट्विटर डिलीट किया और माफी मांगी, जबकि इस तरह का कोई पत्र ही नहीं था। फेक न्यूज का एक रूप यह भी है, आज के समय आपको फेक न्यूज देना और फेक इतिहास देना और इतिहास के तथ्यों को फेक कर देना, यह भी चल रहा है। सोचिए, इस तरह से आप ना तो आज के बारे में सही जानेंगे ना अपने इतिहास के बारे में। इंटरनेट पर नेहरू के बारे में फेक जानकारियां हैं। आपका बच्चा स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जब डाउनलोड करेगा तो गलत जानकारियां लिखाएगा। हो सकता है कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित मास्टर उन्हीं गलत जानकारियों पर उसे ज्यादा नंबर दे दे और वो पूरी जिंदगी इस यकीन में जीता रहे कि जो जानता है वो सही है कि नेहरू के दादा गयासुद्दीन गाजी थे। एक फेक न्यूज और फेक वीडियो के कारण कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई है, हत्या तक हो गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसी फेक न्यूज के जरिए इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा से जुड़ी जानकारी को मिटाने की कोशिश की गई। आपने पिछले हफ्ते देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे पर होलोकॉस्ट मेमोरियल गए, जहां उन्होंने इतिहास का एक क्रूरतम अध्याय बताया इस हिंसा को। लेकिन गार्डियन अखबार की कैरोल कैडवाल्डर ने नोटिस किया कि गूगल के सर्च में यह डालने पर कि डिड द हॉलोकॉस्ट रियली हैपन, तो जवाब आ रहा था कि हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं है। और सर्च रिजल्ट एक नव नाज़ी वेबसाइट stormfront.org पर ले जाता है, जहां इस तरह की बातें हैं कि चोटी के 10 कारण कि हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं। 11 दिसंबर 2016 के अपने लेख में जो गार्डियन में छपा था,
कैरोल ने विस्तार से बताया है इसके बारे में। उन्होंने बताया कि YouTube पर भी इस तरह के कई वीडियो हैं जो बताते हैं कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ, जबकि किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह बात दर्ज है कि हिटलर ने 60 लाख लोगों को मरवा दिया था। कैरोल ने जब यह सवाल उठाया तो उसके बाद गूगल ने सुधार कर लिया, लेकिन सोचिए इंटरनेट पर ऐसे कितने ऐतिहासिक साक्ष्यों को बदल दिया गया होगा, उसी तरह से जैसे सरकारें इतिहास की किताबों को स्कूल कॉलेजों में बदल देती हैं। आप सोचते हैं कि आपके और आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। क्या आप इतने समझदार माता पिता हैं जो अपने बच्चों को फेक न्यूज और फेक हिस्ट्री की विरासत खुशी खुशी देना चाहेंगे? हम फेक न्यूज की सीरीज में एल्गोरिथम पर भी बात करने का प्रयास करेंगे, वो सब मैं उतना नहीं समझता, जिसके जरिए इन तथ्यों को बदलकर गूगल सर्च में सबसे ऊपर कर दिया जाता है। आप व्हाट्सएप और नेहरू और होलोकॉस्ट के बारे में फेक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका बच्चा जब वही जानकारी लेकर आएगा तो हो सकता है कि आप भी कह दे, वाह बेटा तुम तो वही जानते हो जो हम जानते हैं, और एक तरह से दोस्ती हो जाए। लाखों लोग इस तरह की फेक हिस्ट्री की चपेट में आ रहे हैं। पिछले साल बज़फीड नाम की एक वेबसाइट ने 5 बड़ी फेक न्यूज की एक लिस्ट बनाई। ओबामा ने देश के सभी स्कूलों की निष्ठा की शपथ लेने पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक फेक न्यूज चला जिसे 21 लाख बार शेयर किया गया। पोप फ्रांसिस ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया, इसे 9 लाख बार लोगों ने शेयर कर दिया। बताइए। एक और दिलचस्प तथ्य है, अमेरिकी अखबार द सन क्रॉनिकल के टॉम रेली ने 29 जून 2017 को अपने एक संपादकीय में लिखा है एसोसिएट प्रेस के बारे में कि वो कितनी बड़ी संस्था है, वो भी फेक न्यूज की शिकार हो जा रही है। जबकि ये संस्था 171 साल पुरानी है। दुनिया भर के 1700 अखबारों और 5000 टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट की स्टोरी छपती है इसमें एपी की। तो सोचिए कहां कहां फेक न्यूज पहुंचता होगा। ये उस संस्था का हाल है जिसके 120 देशों में 243 न्यूज ब्यूरो हैं। भारत के 8-10 टीवी चैनलों को मिला दे दिल्ली में तो इतने रिपोर्टर उनके नहीं होंगे। एसोसिएट प्रेस ने यह बात स्वीकार की है कि उसकी कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो न्यूज नहीं थी। इसलिए एपी ने एक नया न्यूज फीचर शुरू किया है, नॉट रियल न्यूज। इसके तहत फेक न्यूज का पर्दाफाश किया जाएगा जो ट्विटर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई और फिर भी यह काम किसी बड़ी झील की छलनी से साफ करने जैसा है, संपादक लिखते हैं। फेक न्यूज एक व्यापक श्रेणी है, इसकी कई उप शाखाएं हैं। एक शाखा है फेक तस्वीरों की। कई नेताओं के ट्वीट से लेकर सरकार की रिपोर्ट तक में फेक तस्वीरें पहुंच जाती हैं और वहां से आप लोगों के बीच की वाह देखो क्या नजारा है। हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट के पेज नंबर 40 पर यह जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर 2043 किलोमीटर तक तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी गई है। और यह भी लिखा जाता है कि सिर्फ 100 किलोमीटर का काम बाकी रह गया है। बाकी हो गया, मंजूरी भी दे दी गई और 100 किलोमीटर का काम बाकी रह गया। इसे दिखाने के लिए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में एक तस्वीर लगाई जाती है जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। तस्वीर के नीचे लिखा आता है कि सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था, जिसे आप देखकर समझेंगे कि ये तो कमाल ही है। लेकिन जब 14 जून को altnews.in ने इस तस्वीर को झूठ बताते हुए रिपोर्ट छापी तो सब हैरान रह गए। आखिर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में फेक तस्वीर कैसे आ सकती है, आई कहां से? क्या ये रिपोर्ट गूगल सर्च करके बनाई जा रही थी? ऑल्ट न्यूज ने बताया कि यह तस्वीर स्पेन मोरक्को सीमा की है, भारत की नहीं। गनीमत है कि गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने जरा भी देरी नहीं की। हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने रिपोर्ट की कि गृह सचिव ने रिपोर्ट की तैयारी से जुड़े सभी अधिकारियों से सफाई मांगी और पता चला कि ये बीएसएफ से तस्वीर आ गई थी। गृह सचिव ने इसके लिए अफसोस जताया और सालाना रिपोर्ट के ऑनलाइन संस्करण से तस्वीर हटा दी है। मगर 3 महीने से यह तस्वीर मौजूद थी, जाने कहां कहां पहुंच गई होगी। अगर ऑल्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑल्ट न्यूज ने बताया कि हिंदुत्व.info पर इसे लेकर सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचारित करने का काम शुरू हो गया है। लिखा गया है कि भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने का काम जोर से चल रहा है और जल्दी सीमाएं पहले की अपेक्षा काफी सुरक्षित हो जाएंगी। एक काम करने वाली सरकार को ऐसा करते हुए देख अच्छा एहसास होता है। देखें अद्भुत तस्वीर। किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन जब नहीं हुआ है एक दूसरे देश की तस्वीर लगाकर आपको बताने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, बीजेपी के सांसद परेश रावल के 2 ट्वीट की चर्चा जरूर करना चाहता हूं। पहली ट्वीट उन्होंने 3 जुलाई को की थी। सांसद परेश रावल ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम का एक बयान ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। लिखा कि यह छद्म लिबरल लोगों के लिए है। बाद में पता चला कि वो बयान उनका था ही नहीं, कलाम साहब का। जो बयान क्या था, उसमें लिखा था कि मुझे पाकिस्तान ने इस्लाम का हवाला देकर मिलाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं की। जब हंगामा हुआ तो परेश रावल ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये फेक है, अगर इनकी जगह कोई और होता तो मैं इसे 2 बार चेक करता, मगर कलाम की वजह से मुझे ये सही लगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हुआ है और हो सकता है किसी के साथ भी। कई बार आप बड़े लोगों की तस्वीर देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये सही होगी। कोई भी ऐसी तस्वीर और बयानों के झांसे में आ सकता है, लेकिन जब उन्होंने
मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को लेकर एक ट्वीट किया तो उसके कई खतरनाक पहलू सामने आए। 17 मई 2017 को परेश रावल ने ट्वीट किया कि अरुंधति रॉय ने इंटरव्यू दिया है कि 70 लाख भारतीय सेना कश्मीर के आजादी गैंग को हरा नहीं सकती, और इसी के साथ उन्होंने अरुंधति रॉय की तस्वीर लगा दी जिसमें वो सेना की जीप के आगे बिठाई गई हैं। इसे लेकर कई बड़े न्यूज चैनलों पर बाकायदा बहस हो गई, लानत मलामत और अरुंधति की खूब निंदा हुई। बहस का तेवर ऐसा था कि अरुंधति रॉय के खिलाफ भीड़ आक्रामक हो सकती थी, जबकि अरुंधति रॉय ने न तो हाल में श्रीनगर गई थी वो, न ही ऐसा कोई इंटरव्यू दिया था। अरुंधति रॉय ने 1 साल पहले आउटलुक पत्रिका को जरूर इंटरव्यू दिया था, उसे लेकर विवाद होता तो वो अलग बात थी, मगर परेश रावल का ट्वीट इस इंटरव्यू को लेकर नहीं था। 24 मई को TheWire.in ने जब यह पता लगाया कि परेश रावल तक ये जानकारी कैसे पहुंची, तो फेक न्यूज का एक भयंकर पहलू सामने आया। परेश रावल ने अरुंधति रॉय का यह फेक इंटरव्यू द नेशनलिस्ट नाम के फेसबुक पेज से उठाकर ट्वीट कर दिया। इस पर पेज पर खबर पहुंची postcard.news से। अब नेशनलिस्ट लगा दीजिएगा तो सोचेंगे कि ये तो बड़ा भयंकर है, राष्ट्रवादी है, झूठ नहीं बोल सकते। खैर, postcard.news से इस वेबसाइट की कई खबरें फेक न्यूज के सिलसिले में विवादित हो चुकी हैं। इस पर लिखा था कि अरुंधति रॉय ने इंटरव्यू द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद को दिया है कि 70 लाख भारतीय सेना कश्मीर के आजादी गैंग को हरा नहीं सकती। पोस्टकार्ड न्यूज ने अपने सोर्स नहीं बताया, लेकिन वायर ने पाया कि रेडियो पाकिस्तान ने सबसे पहले 2 लाइन की यह खबर प्रसारित की थी, जिसे द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने छापा। इसे पाकिस्तानी अखबार बताया जा रहा था, मगर वो वेबसाइट है, अखबार नहीं है। postcard.news ने जिस दिन ये फेक इंटरव्यू छापा था, उसी दिन इसे सत्यविजयी.com ने भी छापा और 4-5 और वेबसाइट ने भी अपने यहां जगह दी। इन सभी का नाम फेक न्यूज के सिलसिले में आ चुका है। TheWire.in ने पकड़ा कि द इंटरनेट हिंदू.in ने अपनी स्टोरी में द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद का लिंक दिया था। आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी साइट से चलते हुए फेक न्यूज, फेक इंटरव्यू भारत के सांसद के ट्विटर हैंडल पर पहुंचता है और वहां से भारत के चैनलों पर अरुंधति रॉय के खिलाफ जोरदार बहस छिड़ जाती है। परेश रावल ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन आज भी यह फेक इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी है और भारत के postcard.news पर भी तस्वीर के साथ है। यह भी एक रणनीति है, जब विवाद थम जाएगा, आप भूल जाएंगे, तो फिर से इस फेक इंटरव्यू को दोबारा घुमाया जाएगा और नफरत पैदा की जाती रहेगी। क्या पता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुमाया जा भी रहा हो। आप सोचिए यह कितना खतरनाक है। फेक न्यूज के मामले में भारत और पाकिस्तान की वेबसाइट भी एक दूसरे की मदद कर सकती है। कोई आपके नाम से पाकिस्तान में फेक इंटरव्यू छपवा दे, जब तक आप सफाई देने के लायक रहें, टीवी चैनल, नेता और वेबसाइट मिलकर आपका भयंकर नुकसान कर चुके होंगे। अभी तो इसके जरिए आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है, कमजोर और डरपोक विपक्ष को डराया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही इस खेल के जरिए आप लोगों को भी फिक्स किया जाने लगेगा, बल्कि किया भी जा रहा है। हम आज फेक न्यूज की तीसरी कड़ी में प्रतीक सिन्हा से मिलेंगे, जिन्होंने अपनी वेबसाइट altnews.in के जरिए फेक न्यूज बनाने वाले ताकतवर संगठनों के खेमे में भूचाल ला दिया है। प्रतीक सिन्हा सिंगापुर में हैं, वो गूगल न्यूज लैब एशिया पैसिफिक समिट में के लिए गए हैं, जहां फेक न्यूज के समाधान पर बात हो रही है। प्रतीक जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने वहां पर क्या क्या सुना फेक न्यूज के बारे में, ये किस तरह की समस्या है, क्या ये लोग निपट भी सकता है और इसके लिए कितना पैसा रुपया लगेगा, लोग लगेंगे, ये मेरा सवाल है। आप विस्तार से इसका जवाब दीजिए। फेक न्यूज का जो कॉन्फ्रेंस, यहाँ काफी चीजों के बारे में बात हो रही है। जो मेन फेक न्यूज का कॉन्फ्रेंस है वो कल है, बट आज भी 1-2 सेशन हुए फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, और अभी गूगल ने एक डेडिकेटेड टीम लगा दी है इस मामले पे, और वो लोग ने जो अपना जो सर्च एल्गोरिदम है वहां वो लोग ने कुछ नए फीचर्स डाले हैं, जिसके द्वारा सब वेबसाइट्स एक स्ट्रक्चर डेटा, schema.org बोल के एक वेबसाइट है जहां एक स्ट्रक्चर डेटा दिया गया है, जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि ये क्लेम है, जैसे कि नेहरू की किसी के साथ शादी हुई थी, और बाद में आप बता सकते हैं कि ये फॉल्स है और इसका खुलासा इस लिंक पे किया गया हुआ है। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर डेटा अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं, गूगल उसको इंडेक्स करेगा और बताएगा कि ये ऐसा झूठ बोला जा रहा है। और ये यूएस में काफी वेबसाइट्स है, PolitiFact और Snopes.com, जो गूगल न्यूज के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी है, और लास्ट वीक गूगल न्यूज का एक रीब्रांडेड यानी रीडिजाइन होम पेज आया है, जहां
बॉटम राइट पे, बिलो द फोल्ड बॉटम राइट पे एक फैक्ट चेक का एक डेडिकेटेड एरिया भी दिया गया है। सो गूगल न्यूज बहुत सीरियसली ले रही है, यानी गूगल का जो गूगल एज अ कंपनी बहुत सीरियसली ले रही है ये फेक न्यूज जो चल रहा है, क्योंकि ये सब लोग को बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इतना ही कंटेंट कोई एक दिन में पढ़ सकता है और इतना फेक न्यूज आ गया है सब जगह कि और फेक न्यूज क्लिक बेट भी होता है। उनकी जो टाइटल्स होती है ऐसी होती है जो लोग ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव टाइटल्स होती है। तो ऐसा हो गया है कि लोग वो सब जो फेक न्यूज है वो ज्यादा क्लिक करते हैं और जो एक्चुअल न्यूज है वो पढ़ना कम हो गया है, जो एक्चुअल न्यूज कम पढ़ते हैं अभी। आपने पॉलिटी फैक्ट का नाम लिया है, मैं इसके बारे में चेक कर रहा था कि अमेरिका का ये वेबसाइट है जिससे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है और आपका altnews.in है। मैं दोनों के बीच तुलना के जरिए समझना चाहता हूं कि उस संस्था ने वहां क्या किया, उसके क्या संसाधन है, उसका क्या एक्सपेंशन है, स्ट्रेंथ है, और आप इस तरह से भारत में या दो चार और साइट हैं, SM होक्स स्लेयर है या हिंदी में मीडिया विजिल है, इस तरह के पकड़ते हैं। तो आप लोगों की तुलना और अमेरिका में जहां डेवलप हुआ है फेक न्यूज पकड़ने की तुलना में किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं कि वो कहां हैं, आप लोग कहां हैं? आज और भी सेशंस थे। आज थाईलैंड से एक फेक न्यूज वाली कंपनी थी, बाद में स्टोरी फॉल बोल के सिंगापुर से एक कंपनी थी। ये लोगों ने जो काम किया है अभी इंडिया में वैसा कुछ काम हुआ नहीं है, यानी हम लोग तो बहुत बहुत पीछे है ये लोग का काम। और गूगल न्यूज स्पेशली यूएस वर्जन, क्योंकि ट्रम्प यानी ये जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ उसमें जितना फेक न्यूज फैला गया, इसलिए गूगल न्यूज ने इसको बहुत सीरियसली लिया। इसलिए गूगल न्यूज यूएस वर्जन, आप अगर यूएस वर्जन में जाए तो ऑलरेडी आप देख सकेंगे कि कि ये फेक न्यूज के ऊपर जो एक्स्ट्रा गैजेट है गूगल न्यूज होम पेज पे वो ऑलरेडी आ चुका है, मगर बाकी देशों के जो गूगल जैसे news.google.co.in वो सब जगह नहीं आया है। बट इंडिया में जो काम आज मैंने जो देखा, इंडिया में काम जो हुआ है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बल्कि यानी बाकी देशों में काफी ज्यादा काम हुआ है फैक्ट चेकिंग के बारे में। क्या आप हमारे हिंदी के दर्शकों को बता सकते हैं कि ये स्टोरी फॉल जैसी कंपनियां क्या हैं और वहां पर किस तरह का ये समस्या बड़ा है और उन्हें क्यों फेक न्यूज को लेकर चिंतित होना चाहिए? कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो आज जो कंपनीज आई थी दो तरह की थी। एक है जो न्यूज रूम के साथ काम करती है, जो इंडिया में है ही नहीं। जैसे कोई भी न्यूज आया, अभी सब मोबाइल का जमाना है, कहीं भी वीडियो आ जाता है कि इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इधर ये हुआ, इधर वो हुआ। तो स्टोरी फॉल ऐसी कंपनी है जो वेरियस टेक्निक्स के द्वारा न्यूज रूम्स को हेल्प करती है कि ब्रेकिंग न्यूज हो उसके पहले वो बता सके कि ये कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन नहीं है। तो स्टोरी फॉल और एक भी कंपनी थी, मैं कौन से देश से थी मैं भूल जा रहा हूं, मगर वो लोग भी न्यूज रूम के साथ काम करते हैं। न्यूज रूम उन लोग का पूरा, उन्होंने वीडियो भी दिखाया था उन लोग के पूरे न्यूज रूम का। और ये जो फैक्ट चेकिंग टीम है, 4 जनों की फैक्ट चेकिंग टीम है, वो न्यूज रूम के बीच बैठती है और जो भी न्यूज आता है उसे वेरीफाई करते हैं बिफोर इट गोज लाइव। क्या ये लोग अलग से तकनीकी मामलों में ट्रेंड होते हैं? ये जो 4 लोगों की टीम है, एक तरह से एक पहले देखिए कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का काम ही था कि आप खुद फैक्ट चेक करें, अपने रिपोर्टर को लगाएं, वो लगाएं। अब तो रिस्क हो जाएगा, रिपोर्टर ज्यादा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बयान को चेक करने लगे तो न्यूज रूम को भी खतरा है। तो क्या इस खतरे को, जोखिम को, रिस्क को ये आउटसोर्स कर रहे हैं ये लोग कि आप कोई दूसरी कंपनी है जो फैक्ट चेकिंग कर रही है और हम उस कंपनी के दिए हुए फैक्ट चेक को दिखा रहे हैं? प्रतीक, स्टोरी फॉल इंडिपेंडेंट कंपनी है, बट और एक कंपनी जो आई थी वो उसी जो न्यूज कंपनी उसी के साथ ही काम करी थी। यानी तो दोनों प्रकार की कंपनी है जहां आउटसोर्स भी हो रहा है और न्यूज रूम के अंदर डेडिकेटेड टीम्स बन रही है फैक्ट चेकिंग के लिए। और इसलिए बन रही है क्योंकि अभी फैक्ट चेकिंग पूरा फुल टाइम जॉब हो चुका है और उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज मशीन लर्निंग यूज कर रही है कि देखने में कि ढूंढने में कि क्या क्या गलत खबरें आ रही है। तो काफी टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है और वो अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है, ना ही इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, SM होक्स लेयर, ना ही मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट्स में। जितना बाहर काम हुआ है उतना इंडिया में हुआ ही। एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सामान्य पत्रकार भी कर सकते हैं या इसके लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग होगी तभी आप फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं?
आमतौर पे माना जाता है कि जो उस्ताद पत्रकार है, बहुत बुजुर्ग हो गया है, उसकी सब पकड़ है सूत्रों पर और सरकारों पर, वो चेक कर सकता है। यहां क्या उस तरह के पत्रकार की जरूरत है या एक नई परिभाषा विकसित हो रही है कि ऐसा पत्रकार चाहिए जो फैक्ट चेक करेगा, जो मशीन में दक्ष होगा? कुछ चीजें तो कोई भी चेक कर सकता है। हम लोग ऑल्ट न्यूज पे जो काम करते हैं, मेरे हिसाब से इट इज नॉट रॉकेट साइंस। वो छोटा सा ट्रेनिंग सेशन अगर दिया जाए तो कोई भी चेक कर सकता है। गूगल में जैसे एक रिवर्स इमेज सर्च है, जो अगर मान लो मैं जैसे करता हूँ, मान लो कोई एक फेक वीडियो आया, तो यूजुअली फेक वीडियो 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, तो मैं उसको 10 फ्रेम में तोड़ देता हूँ, यानी पर सेकंड 10 फ्रेम्स। और बाद में गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जाके मैं देखता हूँ कि ये फ्रेम पहले कभी आया है या नहीं, किसी कॉन्टेक्स्ट में आया है या नहीं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो ये सब टेक्निक्स बहुत इजी होती है इसमें। कोई अगर एक दिन, वो डिपेंड करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए मुझे, यानी क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों से काम कर रहा हूं, तो कुछ टेक्निक्स में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बट कोई भी कर सकता है। 90% केसेस में आपको 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा कि ये वीडियो पुराना है, ये पिक्चर पुराना है, ये न्यूज डिस्टॉर्टेड है। इतना टाइम लगता ही नहीं है रिसर्च करने में। एक प्रतीक, हम ये जानना चाहते हैं कि कई ऐसे दुनिया के देशों में कानून बनाने की भी बात हमने देखी है, और एक ये भी उसमें प्रवृत्ति नजर आती है कि कानून बनाने के नाम पर ये उल्टा प्रेस को ही एक तरह से गला घोटा जा रहा है। तो उस कॉन्फ्रेंस में वहां कुछ पत्रकार भी आए हुए थे, जिसके आपको लगता है कि कानून बनाकर हम इस फेक न्यूज को निपटा सकते हैं। जैसे जर्मनी में अगर 24 घंटे के भीतर अगर कोई सोशल मीडिया नेटवर्क फेक न्यूज या हेट, इस नफरत फैलाने वाली चीज नहीं हटाए, तो वहां पर शायद 50 बिलियन यूरो का जुर्माना का प्रावधान किया है। लेकिन यहां अब मैं आज ही देख रहा था कि postcard.news पर जो अरुंधति रॉय का जो विवादित इंटरव्यू है, जो फेक है, वो अभी तक मौजूद है। तो क्या इस तरह के कानून से ये करना चाहिए? फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां जाएगी फिर? नहीं, कानून तो इंडिया में ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल कल एक तरुण सेनगुप्ता, जो बीजेपी के आसनसोल आईटी सेल के सेक्रेटरी थे, वो अरेस्ट हुए एक फेक वीडियो के लिए। वो सेम फेक वीडियो पोस्टकार्ड न्यूज ने डाला था, तो जैसे ही अरेस्ट हुआ वैसे ही पोस्टकार्ड ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि जानते तब एक डर आता है कि कोई एक अरेस्ट हुआ है सेम चीज में। बट लीगल मशीनरी अगर जो एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज है उसके अकॉर्डिंग भी काम करे तो कुछ हो सकता है। बट जो इंडिया का लीगल मशीनरी है वो भी पीछा है, यानी वो लोग भी इतने इक्विप नहीं है कि ये पूरा जो फेक न्यूज का सडन एक एक्सप्लोजन हुआ है उससे डील कर सके। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अध्ययन के दौरान आपने क्या देखा कि क्या ये फेक न्यूज, फेक वीडियो मटेरियल वहां ज्यादा सक्रिय है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति अलग अलग जिनकी पहचान है उनके खिलाफ ज्यादा है ये फेक मटेरियल जितने भी हैं? दोनों तरह है। जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब के फेक वीडियोस आते रहते हैं। बाद में इवेंट के हिसाब से भी होता है। जैसे पहलू खान का जब अलवर में मर्डर हुआ था, तो उसके बाद में 2 वीडियोस ऐसे आए कि सांसद लोग पहलू खान के बारे में बात करेंगे, मगर ये देखो हिंदू को मारा जा रहा है, मुस्लिम ने मारा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये वीडियो चला कि बंगाल में सेम वीडियो 2 जगह चला कि बिहार में नवादा में ये मर्डर हुआ है और बंगाल में कहीं मर्डर हुआ है। वो वीडियो एक्चुअली बांग्लादेश का था, इंडिया का था ही नहीं। जहां कोई ऑपोजिशन लीडर को मारा गया था, उनके एक्यूज का मर्डर वीडियो इंडिया में चलाया गया था। तो ये एक तो होता है कि वेस्ट बंगाल जैसे केरला में एक मेक्सिकन वीडियो चला दिया गया कि लेफ्ट आरएसएस के इंसान को मार रहा है। अभी बंगाल में जो तरुण सेनगुप्ता का अरेस्ट हुआ, वहां बताया गया कि हनुमान जयंती पे कोई 2 मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हनुमान भक्त को पीट रहे थे, मार रहे थे। अभी वो वीडियो, और हनुमान जयंती हुई थी अप्रैल 11, 2017, और वो वीडियो यूट्यूब पे 4 साल से अवेलेबल है। तो अलग अलग सिचुएशंस में फेक वीडियोस प्रमोट होते हैं, कभी सिचुएशनल होता है। अभी जैसे जब पाकिस्तान ने 2 इंडियन जवानों का जब बी हेडिंग हुआ था, तब एक फेक वीडियो आ गया कि ये देखो इधर
पाकिस्तान आर्मी इंडियन जवान का बी हेडिंग कर रहे हैं। बाद में मैंने उसको रिसर्च किया तो वो किसी ब्राजीलियन गैंग लॉर्ड का बी हेडिंग का वीडियो था। तो एक होता है कि जो स्टेट्स जैसे बंगाल केरला में वहां फेक वीडियो चलता है, और एक सिचुएशनल कि पहलू खान का मर्डर हुआ तो एक वीडियो चल गया, कहीं बी हेडिंग हुआ तो उसके रिलेशन में एक वीडियो चल गया। तो अलग अलग टाइप के फेक वीडियोस चल रहे हैं आजकल। प्रतीक, हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज की, हमारी तीसरी कड़ी है। altnews.in बनाकर प्रतीक ने कई ऐसे फेक न्यूज को पकड़ा है। आप उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, altnews.in इनका पता है वेबसाइट का। हम ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं, फिर प्रतीक से आगे और बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज पर। प्रतीक सिन्हा altnews.in के हमारे साथ हैं। प्रतीक, हम ये जानना चाहते हैं, एक बात में, आप जब इन तमाम तरह के फेक न्यूज को पकड़ रहे थे तो क्या उनकी रणनीति को भी आप समझते होंगे? वो कैसे पहुंच जाते हैं कि ये वीडियो म्यांमार का है, इसे सहारनपुर में या बंगाल में या बिहार में चला देंगे तो ऐसा असर होगा, या ये वीडियो ब्राजील का है, उसे भारत में या कहीं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चला देंगे तो ये असर हो जाएगा या इस तरह के विवाद हो जाएंगे? उनके पास क्या ऐसी क्षमता है? तो एक दो वेबसाइट है जैसे bestgo.com, जहां सबसे जो भयानक वीडियो होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो मुझे लगता है वहां से लेते होंगे। वैसे एक दो वेबसाइट्स है जहां स्पेशलिटी है कि जो सबसे भयानक वीडियो, जो मर्डर हो रहा है, बी हेडिंग हो रहा है कहीं, वो अपलोड किए जाते हैं। तो वहां से डाउनलोड करके कोई भी नैरेटिव डाल के आप फॉरवर्ड कर देते हैं वो लोग। मेरे हिसाब से वही हो रहा है। तो ये लोग, क्या ये भी बिजनेस मॉडल है क्या कि इस तरह के भयंकर वीडियो डाल के कमाया जाए और फिर उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाए? ये ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट फेक न्यूज वेबसाइट्स में है, ये फेक वीडियोस में मुझे लगता नहीं है कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहे थे आपसे कि जब बाहर ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक संस्कृति के लिए खतरा है, बहुत से लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं कि ये डेमोक्रेसी को इतना प्रभावित कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन की जो खेल, मीडिया और कल्चर वाली कमेटी है वो इस सवाल को देख रही है। क्या आपके अपने इन अनुभवों से लगता है कि ये खतरनाक स्थिति है, जनता गुमराह हो सकती है इससे? मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी इंडिया में इलेक्टोरल रिजल्ट्स पे फेक न्यूज का इफेक्ट हो रहा है। भले ही परसेंटेज इतना ज्यादा ना हो, यानी, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी इलेक्टोरल रिजल्ट्स पे फेक न्यूज का इफेक्ट डेफिनेटली हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है? नेताओं को बदनाम करके या फिर सांप्रदायिक तनाव फैला के, उससे ज्यादा असर पड़ता है, या नेताओं को बदनाम करके होता है? उतना डिटेल एनालिसिस तो मैंने किया नहीं है अभी, बट काफी लोगों से जो फीडबैक से जो गट फीलिंग होता है उसके हिसाब से डेफिनेटली लोग जो सोचते हैं उसके हिसाब से, जैसे काफी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, फेक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है कि ये कर दिया सरकार ने, वो कर दिया, ये कर दिया, ये बहुत चलता है व्हाट्सएप पे, और वो सब का काफी प्रभाव पड़ता है लोगों को। कभी आपने ये देखा है कि आपके एक्सपोज करने के बाद भी कि ये फेक न्यूज है, लोगों पर असर नहीं पड़ा, लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया, और जो उनके वेबसाइट से पहुंचा है जिसमें नेशनलिस्ट या धार्मिक प्रतीक या नाम है, उन पे ज्यादा लोगों का विश्वास तब भी बना रहा? अक्सर होता है वो तो। इंडिया में जो पोलराइजेशन हुआ है अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस, तो वो काफी एक्सट्रीम है। तो ऐसा काफी बार होता है कि लोग मानते नहीं है। अगर मैंने कुछ बताया, भले ही सब तथ्यों के साथ बताया, तो लोग मानना नहीं चाहते कि ये जो दूसरी वेबसाइट पे लिखा गया है वो झूठ लिखा गया। मैंने कई अपने रिसर्च के दौरान पढ़ा कि ये इसलिए भी हो रहा है कि मीडिया का अपना मॉडल कोलैप्स कर गया है। अब रिपोर्टर नहीं है, उस तरह के एडिटर नहीं है, बहुत तरह के दबाव हैं, तो इस तरह से वो फेक न्यूज उसका हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन देखने से ये भी लगा कि पूरा एक राजनीतिक तंत्र जो है वो जो फेक न्यूज पैदा कर रहा है वो मीडिया के परिधि या उसके ऑर्बिट से ज्यादा बड़ा है।
हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने जैसे बताया प्रॉब्लम है। जैसे ऑल्ट न्यूज ने एक दो चैनल्स का भी खुलासा किया, कैसे उन लोगों ने एक चैनल ने अबाउट 7 year old फोटोशॉप पिक्चर लेके पूरा एक प्राइम टाइम प्रोग्राम कर दिया। तो और राइट विंग वेबसाइट्स भी है कुछ कुछ, जैसे ऑप इंडिया, उन लोगों ने भी दिखाया है कि जैसे कुछ कुछ गलत खबरें दोनों तरफ छपती है, और वो लोगों ने भी कुछ कुछ खुलासे किए हैं कि ये बीजेपी के बारे में गलत खबर छपी है। तो दोनों साइड से प्रॉब्लम है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीनिंग है इस गलत खबर का, दोनों साइड से गलत खबर छप रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और एक हो रहा है कि आप कभी भी कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखेंगे बिकाऊ मीडिया आपको ये नहीं बताएगी, और ये बार बार हर वेबसाइट, हर व्हाट्सएप फॉरम में ये बार बार बोला जा रहा है। तो लोग ये चीज को इंटरनलाइज भी कर रहे हैं कि मीडिया बिल्कुल बिकाऊ है, वो बिल्कुल सच नहीं बोलती। तो एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट कि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। अभी आपने कहा कि दोनों तरफ से चल रहा है, कि बीजेपी के बारे में भी फैलाया जा रहा है। आज ही diwire.in ने, हिंदी वाले ने लिखा है कि किस तरह से बीजेपी के लोग ज्यादा चपेट में आए हैं इसमें। पर मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये विपक्ष की विचारधारा से प्रेरित होकर बीजेपी के खिलाफ फेक न्यूज बनाने वाले हैं ये लोग कौन हैं और इनकी पहुंच कितनी है? जो बीजेपी के खिलाफ जो फेक न्यूज बन रहा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। एटलीस्ट फेक न्यूज वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे तो वो 95% आप बता भी नहीं पाएंगे कि कोई एंटी बीजेपी ऐसे फेक न्यूज वेबसाइट हो। बट जो फेक न्यूज वेबसाइट स्पेसिफिकली वो मोस्टली मेरे हिसाब से प्रो बीजेपी है। आप प्रो बीजेपी है। आपको लगता है कि इस समस्या से निपटा जा सकेगा सर प्रतीक? कोई इजी सोल्यूशन नहीं है, स्पेशली क्योंकि मैं जैसे बता रहा था यहाँ के पता चला कि लोगों ने कितना काम किया है और हम लोग तो बहुत पीछे है। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग बैटल। मुश्किल है इस लड़ाई को। एक संक्षेप में बता सकते हैं क्या वाकई अब सोशल मीडिया साइट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो ये समझ रहे हैं कि उनका इस्तेमाल होकर ये फेक न्यूज फैल रहा है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो लोग कुछ कुछ काम करना शुरू भी कर चुके हैं। जैसे यूएस में ज्यादा काम हो रहा है। जैसे यूएस फेसबुक में अगर कोई आप लिंक डाले जो फेसबुक एल्गोरिथमिकली डिटरमाइन करता है कि फेक है, तो वहां एक वार्निंग आती है कि काफी लोगों ने बोला है कि ये लिंक शायद फेक है। बट वो सब अभी तक इंडिया में आया नहीं है। जो भी, जैसे मैं बोला था, गूगल न्यूज यूएस में आया है फैक्ट चेकिंग का, बट गूगल न्यूज इंडिया में नहीं आया। वैसे तो काम हो रहा है। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर से। और भी आगे आपकी मदद लेते रहेंगे हम। आप altnews.in पर प्रतीक के काम को देख सकते हैं। ये फेक न्यूज पर हमारी तीसरी कड़ी, कोशिश करेंगे आगे भी इसे जारी रखें। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।